नमस्कार, सूर्य विशेष आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही दल बदल भी शुरू हो गए हैं और तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी एक तरफ जहां संकल्प पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव ले रही है, तो वहीं कांग्रेस में जेजेपी के विधायक शामिल हो रहे हैं। ऐसे में किसकी तैयारियों में कितना दम है, किस दल में खुशी और किस में गम है, रिपोर्ट देखिए आप, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में चुनावी शोर बढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप भी राजनीतिक दलों में बढ़ गए हैं। वहीं नेताओं का एक दल का दामन छोड़ने और दूसरे का थामने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि छोटी पार्टियों में फूट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां जेजेपी के विधायक दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नायब सैनी और बीजेपी के आला नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में बीजेपी ने एक संकल्प पत्र को लेकर बैठक की। मैनिफेस्टो कमेटी की इस बैठक में ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर, उसको लेकर के आज इसको वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे और ये वैन 26 तारीख तक लोगों के बीच में सुझाव लेने के लिए अलग अलग स्थान में रुका जाएगा। हर 22 के 22 जिलों में ये वैन चलेगी। आज पंचकुला से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में। और हमारी जो कमेटी बनी है 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी। अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों के राज में देखें, उनके राज के अंदर केवल भ्रष्टाचार नजर आता है, दबंगों का राज होता हुआ दिखाई देता है और एक ही क्षेत्र का क्षेत्रवाद दिखाई देता है कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश उससे मजबूत दिखाई देता है कि वहां का विकास दिखाई नहीं देता। लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उनका घोषणा पत्र है। सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा के का सितारा दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने है। ये तारा और सितारा की जोड़ी है। वहीं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि एक सप्ताह में इस संकल्प पत्र को लेकर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। हर ब्लॉक केंद्रों तक संकल्प पत्र रख जाएगी। वहीं बीजेपी कार्यालय में भी सुझाव पेटी रखी जाएगी और एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिससे जनहित में मैनिफेस्टो तैयार किया जा सके। घोषणा पत्र के लिए हरियाणा भर में सुझाव एकत्रित करेंगे। इसके लिए आज एक वैन यहाँ से शुरू हो रही है इस जिले के लिए, पंचकुला जिले के लिए। ऐसे ही 22 के 22 जिलों में वैन जाएगी, हर एक ब्लॉक तक जाएगी और सभी ब्लॉक केंद्रों तक पहुंचकर सुझाव वैन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में भी कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी के शाहबाद से विधायक रामकरण काला को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर रामकरण काला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। सुनिए। जनता बताएगी किसको क्या करना, किसको ना, उसे जनता की बात। ये कुछ जिसका साथ देना कुछ जरूरी नहीं है। अभी सत्या में कुछ नहीं, जो अपने दिल की बात है, मानने वाली बात है। जब हमने यहाँ अच्छा लगा तो हम यहाँ भूपेंद्र सिंह जी जैसे ड्यूटी लगाएंगे, राहुल जी जैसे ड्यूटी लगाएंगे, हमारे दीपेंद्र जी जैसे ड्यूटी लगाएंगे, हम उससे पूरी करेंगे। बहरहाल प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां अन्य दलों से आ रहे नेताओं का स्वागत कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी इन नेताओं को चुनावी मैदान में भी उतारती है, और अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो क्या स्थानीय स्तर पर पार्टी के समर्थक इन्हें स्वीकार कर पाते हैं। प्रदेश में चुनावी रणभेदी बजने के बाद दल बदल की उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी।
अब देखना होगा कि कौन सा दल इसका सियासी लाभ उठाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाता है। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और विधानसभा के चुनाव होने हैं हरियाणा में और सभी पार्टियां जो हैं वो तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। आज देखिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो को लेकर भी ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। 22 जिलों में ये वैन पहुंचेगी और लोगों से उनके सुझाव भी लेगी। चर्चा कर लेते हैं इस पर। बीजेपी के प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, अनु सूरा प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ रुख करूंगी, नेहा धवन जी, क्योंकि देखिए आज ही ये अनाउंसमेंट कर दी गई है मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से। अब जो ये वैन पहुंचेगी 22 के 22 जिलों में, हालांकि लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। क्या लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे सामने आए हैं, लोगों की नाराजगी को साधने के लिए अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी से अब सुझाव मांगे गए हैं? श्वेता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहली बार काम हो रहा है। संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जब भी भारतीय जनता पार्टी बनाती है वो चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं से और जो हरियाणा प्रदेश के वासी हैं, हर गांव तक, हर ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक हमारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्र को बनाने के लिए सुझाव लिए जाते हैं। पहले भी लिए जाते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी लिए गए। और इसी तरह की संकल्प वैन जो है, यात्रा जो है वो उन्होंने चलाई थी। पूरा वैन के साथ में एक सुझाव पेटी थी और हर कार्यालय में भी सुझाव पेटी बनाई गई थी, लगाई गई थी और वहां पर कार्यकर्ताओं से भी सुझाव मांगे गए थे, गांव वालों से सुझाव मांगे गए थे। और सभी विधानसभाओं में, सभी गाँव में ये सुझाव पेटी और ये संकल्प वैन जो है ये जाएगी। और इस संकल्प यात्रा में जो भी ग्रामीणों की समस्याएं सामने आएंगी, शहरवासियों की समस्याएं सामने आएंगी, उनमें से शॉर्टलिस्ट कर जो भी सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी वर्क होंगे उनको हम अपने संकल्प पत्र घोषणा पत्र में जगह देंगे। और ऐसा प्रयास पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हमेशा होता रहा। और जहां तक आपने बात की कि लोकसभा के चुनावों का जो रिजल्ट आया था, देखिए मैं हमेशा ये बात मीडिया के अंदर कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो भी केंद्र में और राज्य में सरकार चलाई है, जितनी जन कल्याणकारी नीतियां हम लेकर आए, जितनी जन कल्याणकारी नीतियों की बात हमने अपने 2014 के संकल्प पत्र घोषणा पत्र में किया और उसको हमने केंद्र में भी पूरी तरह से क्रियान्वित और राज्य में भी क्रियान्वित किया, वो परसेंटेज केवल हमारी सरकार का सबसे ज्यादा है दूसरी सरकारों के कंपैरेटिवली। और इस बार भी हम लोकसभा के जो चुनाव हुए उसका जो रिजल्ट आया उसमें हम एक बात मानती हूँ मैं पर्सनली कि हम अपने कामों की जो प्रसार प्रचार है वो पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। इसलिए जो इंडी गठबंधन के जो लोग थे उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया, अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो 5 सीटों पर ही काबिज रहे और केंद्र के अंदर तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। अब उनके सभी जो ब्रह्मास्त्र है वो छूट चुके हैं, सभी अनर्गल बातें जो है उनकी वो लोगों के सामने आ चुकी हैं। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब उनके जो काम है ये सब चल चुके हैं। बीजेपी ने तो घोषणा पत्र को लेकर भी तैयारियां अपनी शुरू कर दी है। कांग्रेस क्या कर रही है, कहां पर उलझी हुई है कांग्रेस? एक वायदा पूरा 7 साल निकल गए, नए का खुलासा करके घोषणा करके पत्थर फोड़ेंगे। जिसने घोषणा लागू करनी थी वो दिल्ली बुला लिया 9.5 साल के बाद बेआबरू करके। उनके लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के पद की अग्रिम होती थी, लेकिन जिस तरीके से बेआबरू करके हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से माननीय खट्टर साहब को वहां पर बुलाया गया, बीजेपी के विधायकों ने उनको विदाई समारोह तक भी आयोजन करने का मौका नहीं दिया या उनका धन्यवाद भी नहीं किया। तो इस तरीके से अब नायब सिंह सैनी जी जो हैं, कांग्रेस पार्टी खुला एक चुनौती देके कहती है नायब सिंह सैनी जी के हाथ में कुछ नहीं है, वही अधिकारी मनोहर लाल खट्टर जी के समय के हैं, वही सरकार चलाने। मात्र ओबीसी की वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए नायब सिंह सैनी जी का चेहरा आगे किया। ये भारतीय जनता पार्टी की
पर वो तो पार्टी का निजी फैसला है ना, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि ओबीसी वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है मुख्यमंत्री? नहीं, निजी फैसला कल को ये इनका बीजेपी तो कहती है वो कास्ट को लेकर तो कभी राजनीति करती ही नहीं है ना, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ये तो निजी फैसला है पार्टी का। जिस कुरुक्षेत्र में कभी महाभारत का युद्ध हुआ था और सत्य की जीत हुई थी, उस कुरुक्षेत्र भूमि को भी इन्होंने निहत्थे किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके, बुजुर्गों को लहू लुहान करके उस कुरुक्षेत्र की न्याय युद्ध की भूमि को भी कलंकित कर दिया। ये भी फैसला निजी था। लाठीचार्ज कर गोली चलाने का आदेश देने का भी फैसला निजी था। इस पे आप क्या कहेंगी? सूर्य टीवी के ऊपर क्या कहता है? ये निजी फैसला था। 750 किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, देखिए हम तो सारी खबर चलाते हैं, सूर्य समाचार तो सारी खबर दिखाता है, बीजेपी कांग्रेस और सभी पार्टियों की दिखाता है। अगर आप इसको लेकर सवाल कर रहे हैं, देखिए आप ये मत देखिए ना बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, आप ये बताइए कि आपका अभी तक संगठन नहीं बन पाया है, चुनाव नजदीक है, आप कैसे जीत का दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? कौन कहता है संगठन नहीं बना? बीजेपी के आप बता दो मेरे को, संगठन का विस्तार हो गया है आपका हरियाणा में? बीजेपी के नकली पन्ना प्रमुख की काट के तौर पर हमारे पास बूथ कमेटी बनी हुई है। एक बूथ का एक इंचार्ज है। हमारे यहाँ पर 1000 वोट होती है एक बूथ में। 5 बूथों पे सेक्टर है और 20 बूथ पे मंडलम है और 40 बूथ के ऊपर ब्लॉक है। पूरे हरियाणा में चट्टान की तरह मजबूत संगठन खड़ा हुआ है। चलो ठीक है, शायद जानकारी फिर सही नहीं होगी ये जानकारी, अगर आप कह रहे हैं संगठन का विस्तार हो चुका है, क्योंकि चारों ओर तो यही चर्चा है कि कांग्रेस का अभी संगठन का विस्तार ही नहीं हुआ है। ये सविता जी, श्वेता राजपूत जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चलो ठीक है, ठीक है। अनु जी, इनेलो कहाँ पर खड़ी है अभी? क्योंकि देखिए घोषणाएं हो रखी है, इनेलो ऐसी कौन सी घोषणा करेगी कि सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने का जो दावा कर रहे हैं अभय चौटाला, उसको पूरा कर पाए पार्टी? आवाज मेरी पहुंच पा रही है अनु जी आपके पास? जी जी पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। तो इनेलो और बसपा का घोषणा पत्र काफी टाइम से जारी हो चुका है। जब हमारी पैदल यात्रा हुई थी पूरे हरियाणा में 600 किलोमीटर, तभी हमने जो ऑब्जर्वेशन पूरे हरियाणा से की, उसके अकॉर्डिंग हमने घोषणा पत्र तैयार इनेलो ने किया है। और बसपा और इनेलो पूरी मजबूती से, हमारा संगठन तो देखिए हमेशा से तैयार था दोनों पार्टियों का, बिल्कुल हर जिले ठीक है, संगठन ठीक है, लेकिन वो कौन सी बड़ी घोषणा है जो इनेलो अब करेगी अपने घोषणा पत्र में? ताकि क्योंकि देखिए एक लंबा अरसा बीत चुका है इनेलो को सत्ता में आए हुए। जी मैं यहाँ ये कहूंगी कि आचार संहिता लागू होने से पहले जो घोषणाएं अभी मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो इनेलो के घोषणाओं के दबाव में की थी, चाहे वो सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, क्योंकि हम पहले घोषणा कर चुके थे कि इनेलो बसपा का राज बनने से हम हर महीना 1 सिलेंडर हर घर में फ्री देने का काम करेंगे। और इस घोषणा का हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सिलेंडर सस्ता करेंगे। उसके अलावा हमारी जो घोषणा थी कि किसी भी परिवार का बिजली का बिल 5% से ज्यादा नहीं होगा, हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। और उसके अलावा बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 21,000 रुपए जो मैक्सिमम लिमिट बेरोजगारी भत्ते की, जिस तरीके से 2014 में 2004 हमारी सरकार थी, हमने 11,000 रुपए महीना भत्ता दे। ठीक है, ये घोषणाएं तो पिछली बार भी की गई थी, लेकिन जनता ने विश्वास तो नहीं किया था ना। एक आपके पास सीट आई थी। जी मैं मेरी बात पूरी कर लूं। और हमारी जो बेरोजगारी भत्ते वाली घोषणा थी, इसी के दबाव में आके मुख्यमंत्री जी ने भी बेरोजगारी भत्ते पे बात की। अब आपने कहा पिछली बार 21 सीट आई, तो मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि पूरा हरियाणा जनता के कारण क्या थे, जो पार्टी जिसने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया था, और बिल्कुल उसका नुकसान हमें। और लेकिन वो जो पूरा था उसे भी हरियाणा की जनता ने देख लिया। बार कास्ट भी नहीं करती है। लोकदल का जितना वोटर था वो आज दोबारा से इनेलो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। और अब तो हम 1 और 11 बढ़ के हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ते हैं, इनेलो तो बसपा जो ठीक है। जेजेपी के प्रवक्ता अजय चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर।
अब जेजेपी तो बिगड़ चुकी है। 10 जो आपके विधायक चुने गए थे और सत्ता पर काबिज जो हुई थी जेजेपी, वो उन्हीं के सहारे ही हुई थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन अब सभी टाटा बाय बाय करके निकल गए हैं, अब तो कोई नहीं बचा पार्टी में। अब आप कितने विधायक लेकर आएंगे इस बार? श्वेता जी नमस्कार, सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार, हरियाणा वासियों को मेरा राम राम प्रणाम। श्वेता जी बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी एज क्या है? देखिए निजी सवाल आप एक चैनल पर नहीं पूछ सकते ना। आप पूछता हूँ कि आपसे जो मैंने सवाल किया है आप उसके आधार पर मुझसे बात कीजिए। उसी का अगर आप बताएंगे तो मैं वो सारा आप कहोगे कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा को लेकर के बढ़ने वाली है। जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था, ये प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 1977 में चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश में 90 में से 87 विधायक जीत करके आए थे। लेकिन बेमुरब्बत और बेगैरत लोगों ने पार्टी को तोड़ते हुए और 40 विधायक तोड़ करके उनकी सरकार को नस्तनाबूद कर दिया। उस समय आप जैसे एंकर पूछते थे कि आपके विधायक भाग गए, आपकी पार्टी का क्या होगा, और हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने हमने। लेकिन आप जैसे एंकर से आप मुझे ये बताइए कि सत्ता तो किसी की नहीं रही है ना, सत्ता तो बदलती है, तख्ता पलट तो होता ही है हमेशा, ऐसा तो नहीं है। मैं आपने कहा कि आपकी पार्टी के विधायक चले गए, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल मेरा दे रहा हूं, आप सुनिए। देखिए विपक्ष भी कह रहा है, जनता भी ये जानना चाहती है, आपके जो विधायक थे, जो 10 विधायक थे जिसके बल पे आप सत्ता पर राज करते आए हो 4.5 साल तक, ये सवाल तो बनता है ना। हम तो पूछेंगे ही आपसे सवाल, हमारा तो काम ही है। हम तो बीजेपी से भी पूछते हैं, कांग्रेस से भी पूछते हैं, इनेलो से भी पूछते हैं। अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप बता दो मेरे को, आप मुझे बताओ, आपके जितने भी विधायक हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, राम कुमार गौतम हो, देवेंद्र बबली हो, ईश्वर सिंह हो, आपने जिनको मंत्री पद दिए थे वो भी आपसे नाराज होकर चले गए। मैं वही तो बता आपने नाराजगी दूर करने की कोशिश भी नहीं की और आप मुझ पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जैसे एंकर तब भी ये बोलते थे। कोई बातें नहीं कर रहा सविता जी, आप बात तो नहीं, व्यक्तिगत बात तो आपने की है, आपने एज पूछी, आप कह रहे आपके जैसे एंकर। मैंने कहा था कि उस समय एंकर पूछते थे चौधरी देवीलाल से कि आपके 40 विधायक चले गए, आपकी पार्टी खत्म होगी तो आप क्या करेंगे? और 10 साल बाद में वही चौधरी देवीलाल 1987 में और 90 में से फिर 85 विधायक जीत करके आए। क्योंकि हम सभी नए हैं, आपको राजनीतिक पीछे का इतिहास क्या रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। और 85 विधायक जीत के आए और फिर 2.5 साल के बाद बेगैरत लोगों ने चौधरी देवीलाल के 45 विधायक तोड़ करके और दोबारा से उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन चौधरी देवीलाल और हम उस विचारधारा से बड़े हुए, उस विचारधारा से निकले हुए, इन चीजों से घबराते नहीं। चौधरी देवीलाल फिर हरियाणा प्रदेश में 1999 चौथी ओम प्रकाश चौटाला के रूप में सत्ता में आए, फिर हमारे विधायक चले गए। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो वादे हमने निभाए, 90% वादे माइनॉरिटी में सरकार के हिस्सेदार रहते हुए भी आपके सामने हमने पूरा करके दिखाए। आज कांग्रेस के लोग बीजेपी से पूछते हैं कि आप अपना हिसाब दीजिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले आप अपना हिसाब दीजिए। मैं आपके सामने टीवी पर बैठा हूं, कोई भी प्रवक्ता मेरे से पूछे, हम 4.5 साल का हिसाब आपके टीवी पर देने का काम करें। जी ठीक है। नेहा धवन जी, जेजेपी के साथ आपने सरकार चलाई, बीजेपी ने 4.5 साल तक, आपको कोई दुख है अलग होने का? श्वेता जी देखिए, मैं अजय चौधरी जी को एक बात कहना चाहूंगी कि जेजेपी के लिए और इनेलो के लिए मुझे लगता है ये कहावत बिल्कुल सेट बैठती है कि जो समय बीत गया वो लौट कर कभी वापस नहीं आया। इनेलो को हरियाणा प्रदेश की राजनीति से दूर हुए लगभग 25 वर्ष होने वाले हैं। जेजेपी का खाता खुला था और जेजेपी ने हमारे साथ पोस्ट अलायंस करके 4.5 साल हमने मिलकर अच्छी सरकार चलाई, जन कल्याणकारी नीतियों का अच्छा हमने क्रियान्वयन किया, उन लोगों को लाभ पहुंचाया। अच्छा मेरा एक सवाल, एक छोटा सा सवाल कि आप दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणाएं की थी, तो कितनी घोषणाएं पूरी हुई दोनों की जो मिलकर आपसी सहमति से? देखिए लगभग 283 घोषणाएं हमने अपने संकल्प पत्र में लाए थे, उसमें से लगभग हमने 232 या 36 के आसपास घोषणाएं जो है लगभग अपने इस 4.5 साल के कार्यकाल में पूरी कर ली।
नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद की घोषणाएं जो है वो उन 236 घोषणाओं के बाद की घोषणाएं हैं। अब आप काउंटिंग कर लीजिए कि हमारी सरकार ने कितनी घोषणाओं का वादा किया था और कितनी घोषणाओं को हमने क्रियान्वित किया है। लगभग 96% जो वादे हमने जनता के साथ किए थे उनका हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, और कुछ आचार संहिता जल्दी लगने की वजह से वो जो 4% रह गया है वो उसमें रह गया है। जी। दूसरी बात, मैं जेजेपी के प्रवक्ता को एक बात बोलना चाहूंगी कि जब से सरकार से ये हटे हैं, जब से हमारा अलायंस टूटा है, तब से ये लोग पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को असफल सरकार दिखाना हो तो ये अलग हो जाते हैं उन 4.5। ठीक है, जवाब दीजिए। अजय चौधरी जी, जब से अलग हुए हैं आप पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, ये कह रही है नेहा धवन जी। अब ये मेरी कोई निजी टिप्पणी नहीं है इसके ऊपर। अजय चौधरी जी जवाब दीजिए, जब से अलग हुए हैं पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं आप। अजय जी। नेहा धवन जी कह रही हैं कि जब से जेजेपी अलग हुई है बीजेपी से, तभी से पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए, मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी तो व्यक्तिगत टिप्पणी है नहीं। बिल्कुल मेरी टिप्पणी है, और जब सफल सरकार की बात आती है तो श्रेय लेने सबसे पहले भागेंगे, डिप्टी सीएम का नाम सबसे पहले लेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का तो श्रेय है ही नहीं। एक बार जवाब ले लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे आप? जवाब ही नहीं देना चाहते। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। सुरेश रोड जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार दावे कर रही है जीत के, और क्योंकि अब 10 साल भी होने को है कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए। देखिए, एक लंबा समय है, अब दोबारा से सत्ता में आने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि हुड्डा साहब ये कह चुके हैं कि जब हम सरकार बनाएंगे तो 2.5 लाख नौकरियां लेकर आएंगे। नौकरियों का बड़ा ये दावा किया जा रहा है। क्या इस अपने संकल्प को पूरा करेंगे? क्योंकि पहले भी घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर रोना सभी का यही है कि बेरोजगारी है अभी तक। चलिए, शायद आवाज उन तक भी नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनु जी हमारे साथ इनेलो की प्रवक्ता हैं। इनेलो को भी बहुत लंबा समय हो चुका है, सभी घोषणाओं की तैयारियां हो रही है, लेकिन देखिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब बीजेपी ने पिछली बार भी अपनी घोषणाएं की थी तो उनमें से अधिकतर पूरी की थी, और ऐसी घोषणाएं जिसको आगे काबिज भी किया जा सके। इनेलो की वो कौन सी घोषणा है, मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार भी इनेलो ने यही घोषणाएं की थी, लेकिन लोग उनकी बातों में नहीं आए थे, भरोसा नहीं किया था। जी श्वेता जी, आप सिर्फ पिछली बार को ही कंसीडर कर रही हैं। मैं कहता है कि पिछली बार कारण क्या थे, और मैं यहाँ स्पेशली कहना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने जिक्र किया रामचरण काला जी का, मैं ये कहूंगी कि कर्मा है। अच्छा, तैयारी बता दीजिए, इनेलो की क्या तैयारी है इस बार के चुनावों को लेकर? इनेलो ने बताया कि हर जिले में कार्यक्रम सम्मेलन हो चुका है, और बसपा और इनेलो का वर्कर करना है, और जो हमारा वोट पिछली बार बिखेर और इस बार हम डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से पहले इनेलो ने हमेशा काम करके दिखाया है, सिर्फ घोषणाएं नहीं करते हम तो वो घोषणाएं भी पूरी करते हैं जो लोग कहते हैं कि नामुमकिन है। जब बुढ़ापा पेंशन ताऊ देवीलाल ने बांधी थी, तब पूरे हिंदुस्तान में कोई पेंशन नहीं देता था, चाहे जच्चा बच्चा योजना हो, चाहे कन्यादान स्कीम हो, चाहे काम के बदले अनाज हो। ये सारी योजनाएं सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल लेके आई थी, और सरकार आपके द्वार चौटाला साहब लेके आए थे, गांव गांव तक सरकार को पहुंचाने का काम किया था। इनेलो की तो रीस कोई पार्टी नहीं कर सकती, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। और जब इस बार हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो हमारी घोषणाओं के दबाव में जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन बहुत देर कर दी जनाब। अब तो सरकार ही बदल जाएगी, तो ये घोषणाएं तो बेमानी हैं जो अब मुख्यमंत्री जी ने की हैं। ठीक है, अजय चौधरी जी, अब जेजेपी किसके साथ गठबंधन करने की तैयारी में है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, और क्योंकि दुष्यंत खुद कह चुके हैं वेट एंड वॉच की राजनीति वो करते हैं और समय का इंतजार भी किया जा रहा है।
गिरफ्तार है? श्वेता जी, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी आपके सामने कहा, उस समय मैं सुन नहीं पाया था, बीच में उनकी आवाज कट ऑफ होगी, लेकिन मैं इतना सुन पाया था कि वो कह रहे थे कि आचार संहिता लगने की वजह से मात्र 4 कुछ प्रतिशत घोषणाओं को हम अमली जामा नहीं पहचान सके। मैं विधानसभा के डाटा के साथ कहता हूँ कि इन्होंने पूरी बात सुनी नहीं और बीच में से ही जवाब देंगे, वो उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं होगा। अजय जी, मैंने एक बात कही थी कि जेजेपी ने 4.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ पोस्ट अलायंस में सरकार चलाई। आप 4.5 वर्षों का जो ब्यौरा देना चाह रहे थे पिछली बाइट में, वो 4.5 वर्षों में श्रेय बीजेपी का भी जाएगा। अच्छे काम का श्रेय आप खुद अकेले लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप विपक्ष की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी को असफल सरकार में खड़ा कर देते हैं। अपने 4.5 वर्षों का कार्यकाल में सफलता के टाइम पर बीजेपी का श्रेय क्यों खाने को तैयार है? और जब से आप मैंने ये शब्द कहा था कि पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आपने हमारे साथ मिलकर चलाई थी और हमने मिलकर जन कल्याणकारी काम किए थे। ठीक है, अजय जी को जवाब देने दीजिए। नेहा तैयार हूँ, आप क्यों उनका जवाब भी सुन लेते हैं। उन्होंने सुन लिया सवाल, वो भी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना ये संभव हो पाए। मैंने कभी नहीं कहा, बल्कि पुनः अपने शब्दों पर जोर दे करके कहता हूँ कि हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम हरियाणा प्रदेश के युवा को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देंगे। वो हमारा संपन्न हो पाया, हम वादा हमने पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया। इस बात को मना नहीं करते, मैं दोबारा भी आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। ये अलग बात है कि वो किसी किन्हीं ने चुनाव कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग दायर की हुई। हमने वादा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा नहीं था, हमारे घोषणा पत्र में वादा था कि हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को 50% आरक्षण। प्लीज बीच में इंटरना आपके घोषणा पत्र में नहीं था, को भी कहेंगे कि हमारे घोषणा पत्र में था भारतीय जनता पार्टी तो फिर अजय जी समय बहुत कम है, आप जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए। ना करें ना, बिल्कुल बिल्कुल कहिए। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम 50% हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को पंचायती चुनाव में आरक्षण देंगे, हमने पूरा किया। ये हमारा वादा था घोषणा पत्र में कि बीसीबी के साथियों को पंचायती चुनाव में 8% आरक्षण देंगे, हमने पूरा किया। ये हमारा वादा था कि हम हरियाणा प्रदेश में रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, हमने पूरा किया। ये हमारा वादा था कि हरियाणा प्रदेश के किसान। ठीक है, चलिए माफी चाहूंगी मैं, समय कम है हमारे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपनी अपनी बात रखने का सूर्य समाचार पर। और क्योंकि दावे हैं जीत के, वादे भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन किसके दावे और वादों पर जनता भरोसा करती है वो जल्द ही साफ भी हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।